हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोगों के एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे। आप लोगों को एग्री विद कीवर्ड्स की तरफ से हेल्प मिल रही होगी। ओके, आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल रहा होगा एग्ज़ाम का पैटर्न समझने में। ठीक है, अगर किसी को जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और वो या कोई भी स्टूडेंट्स जो हमारी वीडियो को देखता है और वो रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर मेरा एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है और मुझे हेल्प मिल रही है। क्योंकि देखो, हमें कैसे पता लगेगा? आप लोग हमें कमेंट करेंगे, ठीक है, हम आप बताएंगे कि सर हमें कुछ हेल्प मिल रही है, ठीक है, ताकि हम इन्हीं वीडियो का सिलसिला जारी रखें, आगे फ्यूचर में भी इसी चीज़ को जारी रखें। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि सर हमें हेल्प मिल रही है। और अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का किसी भी तरह का कोई भी डाउट है एग्ज़ाम को पैटर्न को लेकर, या किसी तरह का कोई भी अगर उससे गलती हो गई है, कोई वो एग्ज़ाम देते समय अगर किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक अगर उसने किया है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। या यदि मेरे स्टूडेंट हैं तो अगर हम उसको पढ़ाते हैं, तो अगर कोई बाहर के स्टूडेंट है तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई एग्ज़ाम देते समय किसी तरह का कोई मिस्टेक हो जाता है, हो सकता है आपके सिग्नेचर छूट गए हों, हो सकता है कि एग्ज़ामिनर ने आपकी कॉपीज़ पे साइन नहीं किया हो, इस तरह का कोई भी अगर मामला है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है स्टूडेंट, अगर हमारा स्टूडेंट है तो। अगर बाहर का कोई स्टूडेंट है तो तब भी उसे हम गाइड करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये एग्रीकल्चर हेरिटेज है, कोड नंबर 0101 है। ये दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम है स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हेरिटेज की बात करें तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अभी। ये क्या होता है? देखो, एग्रीकल्चर की जो विरासत होती है, एग्रीकल्चर विरासत का मतलब समझते हो कि एग्रीकल्चर की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो एग्रोनॉमी हो, हॉर्टिकल्चर, सोयल साइंस, वो सभी चीज़ें उसमें आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कैच क्रॉप क्या होता है स्टूडेंट? कैच क्रॉप देखो, एक होता है ट्रैप क्रॉप, ओके, एक होता है ट्रैप क्रॉप, एक होता है कैच क्रॉप। अब देखो, परिभाषा दोनों में समझ लीजिएगा। हो सकता है कि आपसे ट्रैप क्रॉप पूछ ले। तो कैच का मतलब स्टूडेंट होता है पकड़ना। ओके, आप पकड़ना कह सकते हैं। सर मुझे कैच का मतलब बॉल, भाई उसने बॉल को कैच कर लिया, यानी उसको पकड़ लिया। ओके, कवर कर लिया, बात ये है। अब देखो, कैच का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो एग्रोनॉमी है या एग्रीकल्चर है, उसका मतलब स्टूडेंट देखो क्या होता है कि जब आपकी जो मेन फसल हो जाती है स्टूडेंट, आपकी जो मेन फसल है, मान लो आपने 2 फसल लगाई, एक फसल यहाँ पर है, ओके, ये फसल है। अगर आपकी मेन फसल क्या हो जाती है, किसी वजह से क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, क्या हो जाती है, फेलियर हो जाती है। मान लीजिए वो डैमेज हो गई बाढ़ की वजह से, या किसी भी कारण से वो मेन फसल आपकी जो है फेल हो गई, तो आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन वाली सेकंड क्रॉप लगाएंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन की छोटी अवधि की फसल लगाएंगे, ताकि आपकी जो मेन फसल में जो नुकसान हुआ है उसको कवर किया जा सके। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कैच क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि अगर आपकी कोई मेन फसल है, मेन फसल की बात करें, अगर मान लीजिए आपने कोई गेहूँ लगा दिया, ओके, और अगर आपकी मेन फसल गेहूँ है, अगर गेहूँ ख़राब हो जाती है, तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन की छोटी अवधि की उसी सीज़न की, रबी सीज़न की कोई फसल लगाएंगे, ताकि आपको ये क्या होगा कि ताकि जो आपका नुकसान है उसको आपको कवर कर सके। ऐसी फसल लगाएंगे स्टूडेंट जो आपकी जो मेन फसल है, जब आपकी मेन फसल फेल हो जाती है, डैमेज हो जाती है किसी वजह से, ओलावृष्टि की वजह से हो जाती है, डैमेज हो सकता है फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से, सूखे की वजह से, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं फेलियर होना, क्रॉप का फेलियर होना। तो जब आपकी मेन फसल फेल हो जाती है, तो आप कम अवधि की शॉर्ट ड्यूरेशन की कोई फसल लेते हो, जिससे आपका जो नुकसान हुआ है उसको आप कवर कर सके। उसे ही हम क्या बोलते हैं, कैच क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, एक बात हो गई, ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है ट्रैप क्रॉप। ये मैं डेफिनेशन भी दिखाऊंगा आपको, अभी तो सुनो। एक होती है ट्रैप क्रॉप। ट्रैप का मतलब क्या होती है स्टूडेंट? पकड़ना, ओके, पकड़ना, सॉरी मैं लिख देता हूँ, पकड़ना, पकड़ना, ओके, पकड़ना। तो ट्रैप का मतलब स्टूडेंट, ट्रैप द जाल, आपने मूवी देखी होगी, सन्नी देओल की है, द ट्रैप ऑफ द जाल या ट्रैप द जाल, ऐसी कुछ मूवी थी वो। तो इसमें हम ट्रैप का मतलब होता है पकड़ना। देखो, मान लीजिए आपकी फसल ये है, और ये मान लीजिए किस में फसल होती है, कपास में। जो कपास होता है, कॉटन जो होता है, उसमें ये ट्रैप क्रॉप यूज की जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपकी एक कपास है, यहाँ पर आपने कपास लगाया, ओके, यहाँ भी कपास लगाया, ठीक है, ये मालवेसी फैमिली की है। कौन सी फैमिली की है? मालवेसी फैमिली की है। ठीक है,
तो दिखाऊंगा बच्चों, आपको फसल भी दिखाऊंगा, ट्रैप क्रॉप कैसे यूज करते हैं, क्या डेफिनेशन है वो भी बता दूंगा। पर जो मोटी मोटी सी भाषा है, जो मोटी मोटी सी लिटरली जो मीनिंग है, जो जिस भाषा से आप समझ सकते हो उसे याद रखिए। जो ट्रैप क्रॉप होती हैं, तो आपने भिंडी ये आपका ये क्या है, ये आपने कपास लगा दिया, तो इसके चारों तरफ यहाँ पर यहाँ भी क्या कर देते हैं आप लोग, यहाँ पर भिंडी की फसल लगा देते हैं, भिंडी का पौधा लगा देते हैं। क्योंकि जो आपका कपास होता है उसके अंदर एक वोम होता है, जिसे आपने एक नाम भी सुना होगा, कॉटन वोम के नाम से, तो यह कीड़ा जिसे आप कह सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो कॉटन की फसल पर आता है और कॉटन के उसको क्या कर लेता है, खा लेता है। ठीक है, तो इससे क्या होता था स्टूडेंट, नुकसान होता था कपास को। तो क्या, कपास भी मालवेसी फैमिली से हैं और भिंडी भी मालवेसी फैमिली से है। तो जब हम कपास के फसलों के चारों तरफ आप भिंडी के पौधे लगा दोगे, तो भिंडी भी मालवेसी फैमिली की हैं, तो फूल, जो फ्लावर का जो फूल होता है वो भी वाइट कलर का आता है और इस पर भी वाइट कलर के फूल आते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये सोचेगा कोई जो वॉर्म है यानी कि कीड़ा, ये सोचेगा कि जो भिंडी की फसल है यही कपास की फसल है। तो वो क्या करेगा, इस पे आके अटैक करेगा, जबकि आपकी फसल जो है ये कवर हो जाएगी, बच जाएगी। ठीक है, तो इसे कहा जाता है ट्रैप क्रॉप। ओके, बात समझ आई। यानी कि कॉटन वॉर्म को पकड़ने के लिए या अपनी फसल को बचाने के लिए भिंडी लगा देते हैं, कपास के चारों तरफ भिंडी को लगाना, ताकि उस पर जो वॉर्म है या कीड़ा जो है वो आपकी कॉटन वाली फसल को नुकसान ना पहुंचाए। उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम ट्रैप बोलते हैं, ट्रैप फसल। दोनों समझ में आ गई। ओके, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, देखो क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है स्टूडेंट, क्रॉपिंग जो पैटर्न होता है प्लस मैनेजमेंट, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्रॉपिंग सिस्टम होता है। ओके, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि आप कौन सी फसल लगा रहे हो, आपकी पैटर्न क्या है, उस फसल को आप कैसे मैनेज करेंगे, दोनों को मिला देते हैं। यानी कि अगर हम बात करें क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं स्टूडेंट, क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आगे बताऊँगा, अभी तो मैं थोड़ा सा आपको लिटरली मीनिंग दिखा रहा हूँ। अब आता है फुल फॉर्म ऑफ ICAR का पूरा नाम बताइए। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, 16 जुलाई 1929, ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। एक नाम है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1905। ओके, ये भी देख लीजिएगा, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दोनों की दोनों कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ओके, यहाँ तक आई बात सुनने। उसके बाद आया इरिगेशन क्या होता है। ओके, इरिगेशन बताइए। तो भाई मैंने कहा था आपको, ये आपको पता ही होगा, कृत्रिम रूप से पौधों को पानी देने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। जब हम आर्टिफिशियल रूप से वाटर सप्लाई करते हैं प्लांट के अंदर, ताकि जो प्लांट है वो अपना अच्छे से ग्रोथ कर सकें, उसके अंदर न्यूट्रिएंट अच्छे से सोल्व हो सकें, ताकि पौधे में अच्छी तरह क्या हो सके, ग्रोथ हो सके, तो उसको पानी देना हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल रूप से आप जब पानी देते हो पौधों में, जिससे पौधा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, न्यूट्रिएंट वगैरह अब्जॉर्ब करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इरिगेशन बोलेंगे। ओके, व्हेन आर एंड वेयर द फर्स्ट। ओके, ये पूछा गया है जो भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर, पोंडोचेरी में खुला था। कहाँ पर, पोंडोचेरी में, 1974। ओके, 1974 ये पोंडोचेरी में खुला था फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र। KVK का मतलब क्या होता है, कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र क्या होता है स्टूडेंट, ये वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। ओके, ये जहाँ पर आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट होते हैं, जहाँ पर आपकी सोइल्स की टेस्टिंग होती हैं, जहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी ICAR के थ्रू जो भी रिलीज या पब्लिकेशन जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी नई वैरायटी आती हैं, तो वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र क्या करता है, कृषि विज्ञान केंद्र लोगों को बताता है, किसान को बताता है कि भाई हम अब जब न्यू वैरायटी डेवलप हुई है, अगर आप ये वैरायटी लगाओगे तो आपको क्या होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इस बीमारी से बचाया जा सकता है। तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। ठीक है, बहुत अच्छा है, कृषि विज्ञान केंद्र आपने नाम सुना भी होगा। ये 55 नंबर के क्वेश्चन है। फसल उत्पादन एक कला, विज्ञान है, व्यवसाय है, स्पष्ट कीजिए। ओके, चलो
अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी जा सकता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। आपसे इंटरक्रॉपिंग पूछा जा सकता है। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है अंतःसर से दो फसलों के बीच में अगर आप एक फसल लेते हो तो इसे क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग। जब आप दो फसलों के बीच में एक फसल लेते हो, किसी अन्य फसल का कोई पौधा अगर आप लेते हो तो उसे इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं स्टूडेंट। मोनोक्रॉपिंग आपसे पूछा जा सकता है। मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है एकल फसलें, एक साल में या एक सीजन में केवल फसलों को ग्रो करना मोनोक्रॉपिंग कहलाता है, या एकल कृषि कहते हैं, एकल खेती बोलते हैं। उसके बाद मल्टीपल क्रॉपिंग आपसे पूछा जा सकता है। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? जब एक साल में एक से अधिक यानी कि दो फसलें ली जाती हैं, या एक सीज़न में दो फसलें ली जाती हैं, या दो से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा होना चाहिए, मल्टी क्रॉपिंग कहती हैं, मल्टी क्रॉपिंग, ठीक है। मिक्सड क्रॉपिंग आपसे पूछा जा सकता है। मिक्सड क्रॉपिंग क्या होती है? मिक्सड क्रॉपिंग का मतलब होता है जब आप किन्हीं दो फसलों को मिक्स करके बोते हो, इनके सीड को आप मिक्स करके। स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। और अगर आपको फिर भी थोड़ा सा और समझ में ना है तो आप ये सभी के सभी आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। जो एग्रोनॉमी में आपको पढ़ा रखा है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। जो सोयल साइंस में आपको पढ़ा रखा है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये सब चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन है फसल उत्पादन एक कला है या क्रॉप प्रोडक्शन एक कला है या साइंस है? ये एग्रोनॉमी की परिभाषा है। एग्रोनॉमी जो है उसकी डेफिनेशन आपको बतानी थी। एग्रोनॉमी का आर्ट एंड साइंस है, ओके। और उसमें बिजनेस एग्रोनॉमी जो है सस्य विज्ञान की परिभाषा दीजिए। सस्य विज्ञान का महत्व क्या है, उस पर एक क्वेश्चन था, वो आपको यहाँ पर लिखना था। उसके बाद है आपसे जो एलुवल सोयल होती है और ब्लैक सोयल होती हैं, ठीक है, उनको प्रभावित करना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर जो किसी को विज्ञान का व्यवसाय क्यों माना जाता है, कैसे माना जाता है। देखिए ये सिंपल सी बात है। जो कृषि है मिट्टी को जोतने और फसल उगाने और पशुधन पालने की एक कला है। ये तो एक आर्ट होगी और विज्ञान है। इसमें लोगों के उपयोगी के पौधे और पशु उत्पादक की तैयारी, बाजारों में उनका वितरण शामिल है। किसी विश्व का अधिकांश भोजन और कपड़ा उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो कह रहेगा जो आर्ट क्या है, आर्ट मतलब पशु भाई एक बात होता है, मिट्टी को जोतना एक आर्ट हो गई, ओके। मिट्टी के अंदर न्यूट्रेंट वगैरह है वो विज्ञान हो गया ना। न्यूट्रेंट प्लांट है, प्लांट के अंदर जो सोयल है, सोयल के अंदर अगर हम बात करें सोयल के अंदर न्यूट्रेंट है ना, तो एक वो साइंस हो गई ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो आपका किसी एक एग्रीकल्चर आर्ट भी है और आपका साइंस भी है। व्यवसाय कैसे है? व्यवसाय इसलिए है क्योंकि जो भोजन है, कपड़ा है, ये सारे के सारे इंडस्ट्री चीज़ें व्यवसाय हैं। आप यहाँ पर भी वो देख सकते हैं। जबकि हालांकि अनुप्रयोग में व्यवसाय एक कला और विज्ञान दोनों हैं। जबकि विज्ञान यह सुनिश्चित करता है कि आपका व्यवसाय सुचारू रूप से चले। कला वह है जो आपके व्यवसाय को विशेष बनाती है, ग्राहकों को और अधिक के लिए वापस लाती है। सफलता की कुंजी इन दोनों कारकों को संतुलित करती है ताकि एक टिकाऊ मॉडल बनाने के लिए काम किया जा सके। मतलब इस तरह से आप लोग ये डेफिनेशन आप दे सकते थे। हो सकता है उसमें और भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी। विज्ञान क्या है? विज्ञान आप यहाँ से देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन है पूरी विज्ञान की। कला क्या होती है? कला आप इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। कला, ये कला है, आर्ट है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप कह सकते हैं वैसे कि कला और विज्ञान संतुलित करने को, ठीक है। ये तो उनसे मिल गया। बट आप कह सकते हैं कि भाई एग्रीकल्चर जो है एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है और एक व्यवसाय भी है। देखो भाई स्टूडेंट, जो आपका सोयल है, सोयल को आप कैसे रहती है आपकी सोयल, उसको एक आकार देते हो, एक आप आर्ट बनाते हो, ठीक है। अब इस तरह की मिट्टी है कि आपने जब टिलेज देखा होगा, टिलेज का नाम सुना होगा। टिलेज से मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है। उस समय मिट्टी को टिलेज करने से पहले उसकी कंडीशन आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन है। और उसके बाद ये तो आपकी आर्ट होगी आपने। उसके बाद साइंस यानी कि प्लांट सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होती हैं, बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स हैं। CHO है, NPK हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, ओके। 17 न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। और व्यवसाय कैसे है, बिजनेस कैसे है कि एग्रीकल्चर में आपने डेयरी फार्मिंग, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में आपने गोट फार्मिंग, पिगरी, फिशरीज, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, तो इस तरह का आप व्यवसाय भी आप कर सकते हो। एग्रोनॉमी, पेस्टिसाइड आप नाम सुना होगा, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, सीड कोऑपरेशन, बहुत सारे हैं, तो वो आपका बिजनेस भी है।
तो आप कह सकते थे बहुत ही सिंपल तरीके से कि भाई एग्रीकल्चर एक आर्ट भी है, साइंस भी है और एक बिजनेस भी है। इस पेपर में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, बस बाकी हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ लिया कि जो एलुवियल सॉइल होती है वो क्या होती है और ब्लैक सॉइल क्या, उसकी परिभाषा पूछ ली आपसे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो एलुवियल सॉइल कौन सी होती है स्टूडेंट, जिनका निर्माण किससे होता है, जिनका निर्माण नदी से होता है, बाढ़ से होता है, ठीक है, वाटर यानी पानी के द्वारा जो बहकर जो फसलें सॉइल आती है उनसे जो सॉइल का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा, ठीक है, उसे बोलते हैं। आप लोगों ने तालाब का नाम सुना होगा, तालाब, जो तालाब वाली जो मिट्टी होती है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल होती है। इसके अंदर की बात करें तो भारत के अंदर ये सबसे ज़्यादा है, 43% है, 42-43% है भारत के अंदर। ये दो प्रकार की होती है, एक तो खादर मृदा होती है, ओके, एक भांगर मृदा होती है। जिन नई मिट्टी का निर्माण, न्यू जो सॉइल होती है, जिन मिट्टियों का निर्माण नया मान लीजिए रिसेंटली हुआ है, अभी फ़िलहाल हुआ है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है आपका खादर मृदा है, खादर। जिन मिट्टियों का निर्माण यानी कि जो सॉइल का फॉर्मेशन ओल्ड मिट्टियों से बना है, ओल्ड सॉइल से बना है या ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना है, तो उसे भांगर कहते हैं, भांगर, ठीक है। ये दो प्रकार की मृदा होती थी। और ब्लैक सॉइल क्या होता है, जब मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो जाता है, कार्बनिक मैटर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो मिट्टी कैसी हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है, ठीक है। तो इनके अंदर अगर आपने नाम सुना होगा ब्लैक कॉटन सॉइल, कॉटन के लिए सबसे अच्छी फसल सॉइल कौन सी मानते हैं, कॉटन के लिए सबसे अच्छी जो फसल है, कॉटन के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी है वो है ब्लैक सॉइल, ओके, ध्यान रखना। तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है। बहुत ही सिंपल था, ये ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, ये नदी से या बाढ़ के द्वारा बनती है। बहुत ही सिंपल, 5 नंबर मिल जाते हैं आपको। सिंचाई के क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने आपको स्टूडेंट बताया था, सिंचाई की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी, सिंचाई के लाभ हैं, उनकी हानियाँ हैं। आप चाहे तो मैं इस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन भी दोनों में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, जो बहते हुए जल के द्वारा बहकर लाया वहीं कहीं पर जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपको जलोढ़ मृदा कौन क्या बोलते हैं, उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। इस तरह से देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे जो बहकर आती हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं, खादर मृदा और भांगर मृदा। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भारत में एरिया की बात करें तो 43% है, मैंने अभी बताया था 43% लगभग इसका एरिया है। भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी यही है। भारत में फर्टिलिटी से इसी सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं। ये दो होती है, भांबर बोलते हैं और तराई क्षेत्र में बहुत ही अलग है, ठीक है। तो ये यानी कि आपका मैंने अभी पहले बताया आपको कि ये सॉइल इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ लेना स्टूडेंट, एलुवियल सॉइल को। हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, एलुवियल सॉइल इज ए लूजली क्ले सिल्ट एंड सैंड ग्रेवल दैट हैज़ बीन द डिपॉजिट द रनिंग वाटर, ओके। तो जो बहते हुए जल के द्वारा बहा कर लाया जाता था, कहीं जमा हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट है, ये आप डेफिनेशन यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, ये डेफिनेशन है एलुवियल सॉइल की। पढ़ के जाइएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, ओके, सॉइल का क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ के जाइएगा, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाए स्टूडेंट, ठीक है, बढ़िया है ये, ठीक है। नॉर्थन प्लेन से बनने वाली मिट्टी है। डिपॉजिट द इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर्स, इंडिजिनस गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये इम्पोर्टेंट है, ओके। एलुवियल सॉइल इज फाउंड ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ओके। ये सब गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदी है, इनके द्वारा ये सॉइल बनती है। कौन कौन सी फसल अच्छी रहती है, शुगर कैन, पेडी, वीट, अनाज वाली फसलें, पल्स फसलें। तो इस तरह की जो सॉइल बनती है आप इसमें आराम से देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन। चलो देखो, अभी मैंने बताया था कि ये जो होती है खादर होती है, भंगर होती है, दोनों में, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, अगर आप लोग समझना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल होता है, समझ लीजिए। देखो जो आपका एलुवियल सॉइल होती है, एलुवियल जो सॉइल होती हैं, इनका जो निर्माण होता है स्टूडेंट, न्यू जो सॉइल होती है उनसे बनता है। यानी कि ये इन एलुवियल जो सॉइल होती है इनका जो निर्माण होता है नदी के बहाव से होता है, बाढ़ के द्वारा होता है, ठीक है। तो अभी मैंने दिखाया था, उनके द्वारा जो सॉइल बनती है वो आपके एलुवियल सॉइल बनती है। ये दो प्रकार की सॉइल होती है स्टूडेंट, खादर मृदा और भंगर मृदा। खादर का मतलब होता है जिन सॉइल का निर्माण
नई मृदाओं से हुआ है, फिलहाल हुआ है, रिसेंटली हुआ है, उसे हम खाद्य सोयल बोलते हैं। जो मृदाएँ यानी कि बाद में बनी है या वो पुरानी मृदाओं से जिनका निर्माण हुआ है, ओल्ड मृदाओं से, उसे भांगर कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये डेफिनेशन है और यहाँ से यहाँ तक का डेफिनेशन है, पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है, ये आपकी ब्लैक सोयल है। ठीक है, देखो ब्लैक सोयल जो होती है, इनका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है स्टूडेंट? फाउंड द मैंने अभी बताया, ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, कार्बनिक जो पदार्थ होता है, उसके जो वो डिपॉजिट हो जाते हैं, उनके डिपॉजिट से जो सोयल बनती है वो ब्लैक सोयल बनती है। ब्लैक सोयल में मेनली कहाँ पाई जाती है? डेक्कन लावा, ओके, डेक्कन ट्रैप में पाए जाते हैं। इंक्लूड द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। दी ज़्यादा सोयल फ्रॉम द रिवर वैली एंड द नर्मदा जो है उस पर भी, उसकी वैली पे पाई जाती है। गोदावरी, कृष्णा जो रिवर है उन पे ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन ये पता लग गई कि ये वही है। ब्लैक सोयल क्या है? क्ले डीप है, दे सिविल एंड द बिकम द स्टिकी व्हेन द विट एंड द सिंक व्हेन ड्राई। ओके, कह रहा है कि ये जब पानी आता है तो सिवेल हो जाता है और जब सूखती है तो श्रिंक हो जाते हैं, दरारें पड़ जाते हैं सूखा होने पर ये। ठीक है, पूछा भी जाता है कि कौन सी मिट्टी में दरारें आती हैं। ठीक है, तो वो सूखे होने पर ब्लैक सोयल है। ओके, आप लोगों ने देखा होगा। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दी ज़्यादा सोयल डेवलप द वाइड क्रैक। जब ड्राई सीजन होता है, सूखे का सीजन होता है, तो इस तरह की लकीरें खेत के अंदर बन जाती है, ड्राई क्रैक बन जाती है। ओके, तो इसके अंदर पोटास होता है, इसके अंदर फास्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल। तो स्टूडेंट ये आप देख सकते हो, ये डेफिनेशन है, मैं पहले बताया था मैंने आपको। तो इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड एंड सोयल। ओके, इसे क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलते हैं। इट इज़ यूज टू असिस्ट इन द ग्रोइंग द एग्रीकल्चर क्रॉप्स, मेंटेनिंग द लैंडस्केपिंग, रिजेनरेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सोयल ड्राई एरिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इनएडुकेट रेनफॉल। ओके, कह रहा है कि ये सहायता करते हैं ग्रोविंग में, एग्रीकल्चर की फसल जब ग्रो होती है तब उसको मेंटेनेंस में, लैंडस्केप में, रिविजनरेशन यानी कि दोबारा से वो वेजिटेट हो सके, रिजनेट हो सके, और सोयल के डिस्ट्रीब्यूशन में। और ऐसे एरिया जहाँ पर ये सूखा होता है, वहाँ पर पानी की कमी होती है, तो उस क्षेत्र में भी ये क्या काम करता है? असिस्ट करता है, सहायता करता है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई सिंचाई की। सिंचाई क्या है? सिंचाई पौधे में कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। हिंदी में बता देता हूँ ये क्या लिखा है। ये कह रहा है कि ये जो हेल्प करता है फसल को ग्रो करने में, एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी फसल होती है उनको ग्रो करने में, उनके मेंटेनेंस को बनाने में। ठीक है, सोयल मृदा में जल डिस्ट्रीब्यूट करने में। ओके, ऐसे एरिया जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर भी ये अपनी सहायता या हेल्प करता है, इसे हम सिंचाई कहते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन होगा स्टूडेंट, आगे चलते हैं। बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, नेसेसरी क्यों है ये। ठीक है, इनसफिशेंट रेनफॉल, जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर ये काम करता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, भारत के अंदर आपने सुना भी होगा, कहीं पर ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं पर कम वर्षा होती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा करने के लिए भी ये काम करता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ पीरियड क्रॉप, बहुत सारी बहुवर्षीय फसलें होती हैं, अगर आप पानी दे देते हो तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिजर्ट एरिया, जो जहाँ पर सूखा पड़ता है, सूखे वाले क्षेत्र पर को विकसित करने में ये काम करता है। ठीक है, तो ये नेसेसरी है, ये ज़रूरत है इसकी। ठीक है,
बेनिफिट क्या होगा, सिंचाई करने से क्या बेनिफिट होगा? बिल्कुल, इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड, उपज बढ़ेगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम द फीमेन, फीमेन मतलब होता है फाइमाइन, होता है अकाल, पानी का प्रोटेक्शन फ्रॉम द, अकाल से प्रोटेक्शन होगी। अकाल मतलब होता है कि फेमाइन होता है अकाल, पानी की भुखमरी होना, खाने की भुखमरी होना, ये सब चीज़ें जो होती हैं इसको फेमाइन बोलते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। कल्टीवेशन ऑफ द सुपीरियर क्रॉप, जो अच्छी फसलें हैं उनको आप लगा सकते हैं अगर आपके पास पानी है तो। एलिमिनेशन ऑफ द मिक्सड क्रॉप, मिक्सड क्रॉपिंग अगर आप नहीं लगाए हैं तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं वो आप लोग, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलप कर सकते हो, आर्थिक विकास डेवलप हो जाएगा। हाइड्रो पावर जनरेट आप कर सकते हो, ठीक है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल्स वाटर सप्लाई आप कर सकते हो, ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ इरिगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के दीजिएगा, इरिगेशन से क्वेश्चन है। देखो जो तो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया इसकी संभावना अगले साल आने की है, क्योंकि इससे संबंधित हो सकता है कि आप लोगों से सिंचाई की मेथड पूछ ले, सिंचाई की विधियाँ पूछ ले आपसे। इरिगेशन से क्या इफ़ेक्ट होगा, पानी देने से क्या इफ़ेक्ट होगा? बिल्कुल, राइजिंग द वाटर टेबल बढ़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ मर्सी लैंड, जो मर्सी लैंड है उनका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। डेप्थनेस इन वाटर वेदर, ओके। लूज ऑफ वैल्यूबल लैंड्स, हम सॉरी लूज नहीं, लॉस, जो वैल्यूबल लैंड हैं उनको क्या करेंगे, हम खो देंगे, ये सब हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। क्वेश्चन यहाँ से था आपसे, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है लो वाटर लॉस, इफिशिएंसी अप टू 80% है, ठीक है। सेविंग फर्टिलाइजिंग है। आपसे फर्टिगेशन वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट। फर्टिगेशन क्या होता है? फर्टिलाइज़र को जब हम मिक्स करते हैं पानी में, फर्टिलाइज़र को हम मिक्स करते हैं पानी के साथ तो उसे फर्टिगेशन बोलते हैं। तो सेविंग फर्टिलाइज़र में सुटेबल फॉर द एनी टोपोग्राफी, नो सॉयल इरोजन, बेटर सीड जर्मिनेशन, फ्री एरेशन एंड रूट जोन, ठीक है। बेटर सीड जर्मिनेशन का मतलब होता है कि अच्छे से बीज में जर्मिनेट होंगे। फ्री एरेशन का मतलब हो गया कि उसके अंदर वायु संचार होगा मुफ्त में, उसके कहाँ पर, भूमि के क्षेत्र, उसकी जड़ क्षेत्र में, ओके। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर, ओके। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर नहीं करना पड़ेगा। एक यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं है कि पानी कहीं कैसे भी दे रहे, कोई तरीका नहीं है, तरीके से पानी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है स्टूडेंट। डिसएडवांटेज की बात करें तो बिल्कुल जहाँ पर लाभ है वहाँ पर हानि भी होती है, तो यहाँ पर भी है। हाई इनिशियल कॉस्ट है, पैसा ज़्यादा लगता है। कैन नॉट बी अडोप्ट द ऑर्डिनरी फार्मर, जो बेचारे सीधे साधे किसान हैं या छोटे किसान हैं वे इसको अडोप्ट नहीं कर पाएंगे। पूर एप्लीकेशन इफिशेंसी इन वाइंडी वेदर एंड द हाई टेम्परेचर, ओके। अगर कहीं पर मतलब पूर एप्लीकेशन इफिशेंसी इन वेदर, ओके, मौसम वगैरह जो है वो जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पर ये इफिशेंसी कम दिखाता है। हाई इवेपोरेशन लॉसेस होता है, बिल्कुल जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। वाटर शुड बी द फ्री डेब्रीज, मलबे वगैरह से वाटर को बचाया जा सकता है। फिजिकल डैमेज टू द क्रॉप एप्लीकेशन द हाई इंटेंसिटी स्प्रे, अगर आप स्प्रे ज़्यादा करते हो तो आपकी फिजिकल डैमेज क्रॉप होती है, डैमेज हो सकती है, तो इसके डिसएडवांटेज भी है स्टूडेंट। तो ये था आपका इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, इरिगेशन के लाभ और हानि, ये सब मैंने करा दिया क्वेश्चन। आप लोग इसे इरिगेशन की मेथड्स पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में मानव संस्कृति एवं विकास, मानव संस्कृति और विकास और किसी की शुरुआत का वर्णन कीजिए। एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ वो उसके बारे में बताना था। प्राचीन काल में वेद पौध प्लांटेशन कैसे अपनाते थे उसके बारे में बताना था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको एग्रोनॉमी पढ़ाया भी होगा। फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बिल्कुल 2 कारक हैं, फिजिकल फैक्टर होते हैं। फिजिकल में आपने देखा भी होगा, आपने बहुत सारे, जैसे आपका टेम्परेचर है, ठीक है, एयर है, विंड है, क्लाइमेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जल निकास क्या है, वाटर ड्रेनेज क्या होता है, उसको परिभाषित कीजिए, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। जब एक्सेस वाटर को हम रिमूव करते हैं फ्रॉम फील्ड एंड से, चाहे आपका लैंड हो, जब फालतू पानी को निकालते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, जल निकास बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल। बताओ क्या था इसमें, कुछ भी नहीं क्वेश्चन है। जल निकास को परिभाषित कीजिए। देखो ये क्वेश्चन था आपका, जल निकास किसे कहते हैं? तो ज़मीन की सतह से जो जड़ क्षेत्र से जो एक्सेस वाटर होता है, पानी जो फालतू पानी होता है उसको निकालना क्या कहलाते हैं, जल निकास कहते हैं।
अतिरिक्त पानी वर्षा के कारण या बहुत ही अधिक सिंचाई जल के उपयोग के कारण हो सकता है, लेकिन इसके लिए अन्य स्रोत भी हो सकते हैं, जैसे कि नहर में से रिसाव बढ़ जाना। अत्यधिक शुष्क क्षेत्र में अक्सर मिट्टी में लवण जमा हो जाते हैं, जिस वजह से भी ये आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, ये जल निकास के प्रकार हैं। ठीक है, जल निकास की आवश्यकता कैसे होती है, तो आप भारी वर्षा, ये देखो वर्षा हो रही है, इस तरह से आपका पानी भर गया, तो आप इस तरह से हैं। दो प्रकार की विधियां हैं, आप ध्यान रख लेना इसको। एक तो सतही विधि है, सतह के द्वारा निकाल सकते हो, ज़मीन के नीचे से निकाल सकते हो। सरफेस होता है, वो सब सरफेस होता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके सिद्धांत क्या क्या हैं। जल निकास भौतिक अवशेषण का महत्वपूर्ण घटक होता है। भूमि से अधिशेष बरसात सिंचाई के पानी को निकालना या निकालना करना शामिल होता है। इसके दो पहलू हैं, पहले बाढ़ से होते सुरक्षा, दूसरा बरसात पानी को निकालना। सामान्यतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गंगा बेसिन के बेहतर एकीकृत नाली जल निकास प्रणाली का भाग है। तो ये आप यहाँ पे भी क्वेश्चन दे सकते हो। तो स्टूडेंट, जल निकासी शब्द से आप क्या समझते हो, ये रहा हिंदी का बिल्कुल अर्थ। जल निकास का आविष्कार किसने किया, जल निकास का घनत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, तो महत्व भी है इसका भाई। जल निकासी से अफवाह से मिट्टी और पोषक तत्व की हानि कम होती है, अगर किसी बिल्कुल होती है, मिट्टी कटाव कम होता है, ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो जल निकास का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर आप डालोगे तो मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या है, फैक्टर सोयल फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो वे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्रॉप क्या होते हैं, क्रॉप का प्लांट सोविंग द हार्वेस्टिंग फॉर द मैन ऑफ इकोनॉमिक। फसल की परिभाषा है पौधों की एक संख्या, अगर जब हम पौधों को बोते हैं एंड हार्वेस्ट करते हैं बाय मैन के द्वारा फॉर इकोनॉमिक यूज के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। ये डेफिनेशन है। क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, फसल उत्पादन क्या होता है। फसल उत्पादन इज द आइडियाज विद द प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस क्रॉप विच इंक्लूड द फूड क्रॉप, द फोडर क्रॉप, फाइबर क्रॉप, शुगर, इस तरह का जितने भी होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन होते हैं। तो था जो आपने पूछा गया था, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, ये था जेनेटिक एंड इंटरनल फैक्टर होते हैं। ठीक है, नंबर 1। तो जेनेटिक की बात करिए तो जो प्लांट्स के अंदर जो जेनेटिक वैरायटी जिसे आप कह सकते हैं, जैसे वैरायटी वेरिएशन होता है, तो वो आप कह सकते हैं, तो ये जेनेटिक हैं। ठीक है, प्लांट्स के अगर अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई प्लांट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से उसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है, फसल उत्पादन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, यानी कि अनुवांशिक कारण है उसके। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे टेम्परेचर है अगर टेम्परेचर का ज़्यादा या कम होना फसल की ग्रोथ पर इफ़ेक्ट करता है। टेम्परेचर 3 प्रकार से होता है स्टूडेंट, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है और ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। उसके बाद है मॉइस्चर, बिल्कुल मॉइस्चर नमी, अगर आपकी पौधों के अंदर या फसल के अंदर नमी नहीं है, तो जब नमी नहीं होगी तो उसमें क्या नहीं होगा, नमी नहीं होगी तो उसके अंदर सोयल के जो न्यूट्रिएंट हैं वे एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ओके, तो जिससे प्लांट्स उसको नहीं ले पाएगा। सोलर एनर्जी बिल्कुल ऑन। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन होना चाहिए। सोयल स्ट्रक्चर सही तरीके से होना चाहिए। 2 चीज़ें होती है, स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए सोयल का स्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं है तो आपकी फसल की उत्पादन भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सोयल का स्ट्रक्चर अगर सही तरीके से होगा तो न्यूट्रिएंट उसमें अच्छे से घुलेंगे और आपकी प्लांट जो होंगी, जो रूट्स जोन होंगी, वे अच्छे से उसको एब्जॉर्ब करेंगे। सोयल स्ट्रक्चर, सोयल रिएक्शन। ओके, बायोटिक फैक्टर, जैविक जो भी कारक होते हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट, जैसे 17 एलिमेंट होते हैं पौधों के लिए, तो वे 17 एलिमेंट सही तरीके से भी इफेक्ट कर सकते हैं। ग्रोथ को रोक सकते हैं उनके सब्सटेंस, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर भी बना सकते हैं। तो ये स्टूडेंट ये था आपका, अगर आप ये दे देते तो उसका आंसर इम्पोर्टेंट मैं आप लोग अच्छे से इसका आंसर दे सकते थे। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी का क्या महत्व, मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्व है। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन ये रही एग्रोनॉमी की, और एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, एग्रोनॉमी देखो परिभाषा ही रही। तो ये इसका इम्पोर्टेंस की बात करें तो बिल्कुल है। देखो, खाद्यान्न उत्पादन में है, रेशा उत्पादन में है, पशु चारा के उत्पादन में है, रोजगार के क्षेत्र में है, उद्योगों के लिए कच्चा माल के क्षेत्र में है, राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में है, टिकाऊ खेती के लिए है,
परिवार की खुशहाली के क्षेत्र में है, तो ये इम्पोर्टेंट है ये स्टूडेंट। ऐसी बात नहीं है कि एग्रोनॉमी का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, स्कोप नहीं है, तो इम्पोर्टेंट एंड स्कोप भी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय की आय की इनकम तो आप लोग पता ही है कि भाई इनकम अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो एक्सपोर्ट होगा तो पैसा आएगा। ठीक है, टिकाऊ खेती सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं, परिवार की खुशहाली के लिए आप, ठीक है, आय खाद्यान्न उत्पादन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी, आप इसको आराम से पढ़ लेते हैं तब भी आपका पेपर अच्छा होता है। बात करें कि इसमें आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट, फाइनली आपको मैं कुछ बताऊंगा कि इसको आपको क्या पढ़ना है। देखो, एग्रोनॉमी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्रोनॉमी में से क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, एग्रोनॉमी से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, ज़्यादातर एग्रोनॉमी से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद सोयल साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया के अंदर ब्लैक सोयल और एलुवियल सोयल वाला 5 नंबर का, तो सोयल साइंस के उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, और एग्रोनॉमी को अच्छे से पढ़िएगा, इसकी इंपॉर्टेंस इसको ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी बताए, मोनोक्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, ये सब पढ़ के चले जाना। कवर क्रॉपिंग क्या होती है, ट्रैप क्रॉपिंग क्या होती है, कैश क्रॉपिंग क्या होती है, ये सब पढ़ लेना, बहुत ही बेसिक टर्म है। ठीक है, और सीडर्स क्रॉप कौन सी होती है, पल्स क्रॉप, ठीक है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय फसलें कौन कौन सी होती हैं, ये सब चीज़ें पढ़ लेना, बहुत ही बेसिक हैं। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट है, तो अगर कोई एक और वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट में, तो मैं इसको एक वीडियो और बना दूंगा, बट इतना ही इनफ है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन उसको समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।